अध्यक्ष वृंदा परांजपे जी, यशस्वी कवि, और ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एक और तथ्य अनामिका जी के नाम से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण और बेहतरीन उपन्यास भी लिखे और लिख रही हैं। अभी एक नया उपन्यास वो लिख भी रही है। मीनाक्षी झा जी, भाई नीरज खरे जी, जो संचालन कर रही हैं प्रीति त्रिपाठी जी। आज की ये जो सभा है और इसका जो विषय है समाज विज्ञान और उपन्यास को जोड़ने की तरफ है, और ये हमारे यहाँ प्रायः ये परंपरा रही है कि उपन्यास को जो है, अगर किसी वक्त को, किसी समाज को, किसी समय को यदि हमें समझना है तो उसके लिए उपन्यास एक बेहतरीन टेक्स्ट के रूप में, एक बेहतरीन औजार के रूप में हमेशा माना जाता रहा है। जैसे आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि श्यामा चरण दुबे जी, जो एक बहुत विख्यात समाजशास्त्री थे, समाज विज्ञानी थे, उन्होंने बहुत राग दरबारी पर कई लेख लिखे और आज़ादी के बाद जो हमारा जो समाज था, जो मूल्य थे, जो पतनशीलता की तरफ बढ़ रहे थे, उसको डिकोड किया उन्होंने राग दरबारी के जरिए। जैसे उन्होंने महिला आंचल पर भी काम किया और बहुत सारे समाज विज्ञानियों ने आज़ादी के पूर्व सन 36 तक के भारत को समझने के लिए प्रेमचंद के उपन्यासों को एक नाभिक के तौर पर लिया। तो ये विषय मुझे लगता है कि कोई अनायास नहीं है कि, और इसमें समाज विज्ञान का सहयोग है। इसके लिए वृंदा जी को हम लोग शुक्रिया कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, और आशीष जी जो इसकी धुरी रहे हैं इस कार्यक्रम की, वो उनकी भी सूझबूझ इसमें है, तो उनको भी शुक्रिया। और अब मैं इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े धैर्य से इतनी देर से सुन रहे हैं और काफ़ी कुछ बातें अनामिका जी कह चुकी हैं, और मेरे लिए तो बड़ा विलक्षण अनुभव था। मुझे तो इस कार्यक्रम में आने का जो एक सबसे सुखद अनुभव हुआ कि इतने वर्षों बाद काशीनाथ सिंह जी को सुनने का मौका मिला और यहाँ पर हम लोग उनके साथ थोड़ा समय बिताए। तो एक तो इसके लिए भी मैं आशीष और वृंदा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये अवसर मुहैया कराया। ये भारतीय उपन्यास और स्त्री लेखन कृष्णा जी के मार्फत हम लोग बात कर रहे हैं। कृष्णा जी, सौभाग्यशाली हूँ कि कृष्णा जी से काफ़ी संपर्क निजी रूप में तो मिलना जुलना कम रहा, लेकिन लगभग उन्होंने उत्तरार्ध की अपनी सारी चीज़ें जो उत्तरार्ध में उन्होंने लिखा, उसका पत्रिका में जो अगर वो छपी तो लगभग सारी की सारी, अपवादों को छोड़ दीजिए, तो हमारी तद्भव पत्रिका को उन्होंने चुना। और इतना जो विपुल लेखन किया, जैसे काशीनाथ जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत लिखा, तो बहुत लिखने का आपको चूंकि मुझे मालूम है तो मैं साझा करना चाहता हूँ कि कृष्णा जी रात भर जग करके काम करती थी। जब दुनिया सोती थी तो कृष्णा जी जागती रहती थी और वो फिर देर तक सोती थी। तो वो लिखती थी और जब भेजती थी हम लोगों, मतलब सभी संपादकों को भेजती थी जो उनकी चीज़ें छापे हैं, तो आपको बताऊं कि उनकी लिखी, जैसे एक बार उन्होंने समय सरगम जो उनका उपन्यास है उन्होंने मुझे भेजा और मैं देखते ही डर गया उससे। वो 400 पन्नों का, करीब 400 पन्ने थे, 500 पन्ने रहे होंगे। मैंने कहा कि आप जो लिफाफा जब उसे खोला तो मुझे लगा कि तो 500 पन्ने तो तत्वों में छप नहीं सकता। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कृष्णा जी किस बात पर नाराज हो जाएं, किस बात पर बिगड़ पड़े, ये सब कुछ अप्रत्याशित रहता था। तो 500 पन्ने लेकिन जब खोले और उसे पढ़ना शुरू किया तो उनकी वो जिसे कहते हैं हम लोग बचपन में सेठा की कलम होती थी, और वो उसे दवात में इंक डुबो करके लोग लिखते थे,
ऐसे ही उनकी लिखत थी। और वो लगभग एक पूरे पृष्ठ में 10, मेरे ख्याल से 50 शब्द आप समझ लीजिए उनके रहते थे। तो वो 50 अचानक 500 पृष्ठ जो है वो अचानक 100 के आसपास सिमट करके आ गए। वो लिखती थी और आज उनके ऊपर जश्न पूरा देश में बहुत जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, होंगे और हुए भी, अभी दिल्ली में भी हो रहा है कार्यक्रमों को। और मेरे ख्याल से यहाँ देखती कि तमाम नौजवान युवा पीढ़ी के लोग इतना तन्मय होकर के उनके ऊपर कही गई बातों को या उनके बहाने कही गई बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो कितना खुश होती। लेकिन वो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा आयोजन था। उनकी एक किताब आई थी और शायद 80 साल उनके पूरे हो रहे थे। तो एक बहुत बड़ा आयोजन की तैयारी हुई और दिल्ली में ही आयोजन होना था। और खूब नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, जितने थे सारे दिग्गजों को, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, जितने रहे होंगे सबको उसमें बोलने का था और उनकी सहमति से आयोजन हो रहा था। अब उसके बाद आयोजक बड़े प्रसन्न हुए जब कार्ड वार्ड छपवाए और उसको देने गए कि भाई परसों जो है ये आप पर ये कार्यक्रम है, कितने बजे आ जाएं लेने वगैरह। तो उन्होंने कार्ड वार्ड देखा और काफी सजा करके लिखा गया था, काफी बढ़ा चढ़ा करके। उन्होंने कहा मैं तो नहीं आऊंगी और ये कार्यक्रम होगा भी नहीं। तो ये हुआ कि भाई क्यों नहीं होगा ये? कहा ये कार्यक्रम किताब पर हो रहा है कि श्राद्ध हो रहा है मेरा? तो एक जो सादगी होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए, तो वो बहुत तड़क भड़क कभी पसंद भी कर लेती थी, लेकिन ज्यादातर वो उनको नापसंदगी ही उससे रहती थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर कार्यक्रम हो रहा है किताब पर, ये श्राद्ध हो रहा है। ऐसे उनके जैसे एक बार तद्भव में, मैं कुछ है मेरे पास अनुभव तो इसलिए सुना रहा हूँ, हो सकता है विषयांतर हो ये। तो एक बार उनको भेजना था तद्भव के लिए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा विलंब हुआ तो मैंने फोन किया। हमने कहा कृष्णा जी अभी आया नहीं है, पत्रिका तैयार हो रही है। उन्होंने कहा नहीं जाने तो इस अंक में। हमने कहा क्यों? कहा मैं अपने मुकदमे में लगी हूँ। उनका अमृता प्रीतम जी से मुकदमा चल रहा था जो टाइटल को लेकर, जिंदगी नामा टाइटल को। तो मैंने कहा कि लेकिन अमृता जी का उसी के थोड़ा पहले निधन हुआ था। तो मैंने कहा लेकिन अमृता प्रीतम जी का तो निधन हो गया। कहा निधन होने से क्या होता, मुकदमा तो जिंदा है। तो ऐसी थी कृष्णा जी। और कई एक बार तो नाराज हो गई, एक साल उन्होंने कहा मैं अब तुमसे भी विदा लेती हूँ और तद्भव से भी विदा लेती हूँ, अब मेरा कोई वास्ता नहीं। तो खैर एक साल तक उन्होंने कोई, फिर अचानक अभी जैसे उनकी शैली थी कि अचानक एक दिन माइकल एंजेलो पर एक किताब, जब वो किसी को बहुत याद करती थी, खुश होती थी, तो प्रायः पेंटिंग की और बड़ी कीमती, वो बड़े पेंटिंग के साथ जो है बड़ी सुंदर किताबें होती थी, वो कोई न कोई किताब भेंट कर देती थी। तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लेकिन उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के पीछे पृष्ठभूमि में एक अपनी पहचान, अपनी तलाश और अपनी स्थापना, इन तीन चीजों का जो एसर्ट करती थी वो, ये बहुत महत्वपूर्ण था कृष्णा जी के यहाँ। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई यारों के यार में गालियां हैं, यारों के यार जो उनकी रचना है उसमें गालियां हैं। तो वो गालियां हैं, उसमें सूरी नाम का एक किरदार है जो दफ्तर का एक वातावरण है और उसमें एक करप्शन का मामला भी बनता है, उसका उद्घाटन है उस रचना में। तो लेकिन वो गालियां भी आपकी बनी बनाई मानसिकता को, वह भी एक कि भाई गालियां को जब सूरी बकता है, और बकता सूरी बकता या कोई बकता गालियों, लेकिन लिखा कृष्णा जी ने है उसे। तो वो उनके पीछे जिस भाषा की बात कर रही थी कि आप यारों की यार की एक अलग भाषा है, वो एक चैलेंज करती हैं कि जिस भाषा में पुरुष लिखते थे, देखो हम उस भाषा को अगर यथार्थ की मांग है तो उस भाषा
को भी मैं रच रही हूँ। और अभी विश्वनाथ त्रिपाठी का एक संस्मरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने उसमें लिखा है कि दिल्ली की एक गोष्ठी में कृष्णा जी बोल रही थी, तो एक युवा, उस समय युवा रहे होंगे, एक युवा रचनाकार ने कहा कि कृष्णा जी, राइटिंग में तो आप बहुत बोल्ड हैं और यारों की यार में आप गालियां लिखती हैं, लेकिन ये मुझे हिपोक्रेसी लगती है। क्या आप निजी जीवन में वो गालियां दे सकती हैं? कृष्णा जी ने दिया मंच पर। कृष्णा जी ने, ये मेरा अपना नहीं है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने संस्मरण में लिखा। तो कृष्णा जी ने गाली दी और एक सन्नाटा, जो सन्नाटा, ये जो सन्नाटा है, वो सन्नाटा ही यारों के यार में उस भाषा के पीछे आपके बीच, आपके भीतर, समाज के भीतर या पाठक के भीतर वो सन्नाटा क्रिएट करने के लिए ही उस युक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया। और पूरे भारतीय साहित्य की बात हो रही थी। आप देखें कि हमारे यहाँ तो जो बात है, आप उर्दू में देखिए, उर्दू में इतना पहले जिस समाज के बारे में कहा जाता है कि बड़ी बंदिश होती है, और मैं कहना चाहता हूं जहां बंदिश ज्यादा होती है वहीं विस्फोट भी ज्यादा होता है। एक बार मैंने ऐसे ही, आज तो बहुत सारी लेखिकाएं कविताएं लिख रही हैं और कहानियां लिख रही हैं, एक बार मेरे मन में बहुत फितूर ऐसे ही आया था कि आज से 20 साल पहले की बात होगी, 25 साल पहले की बात, कि मैंने नाम सोचे तो हिंदी लेखन में ज्यादातर स्त्रियां जो हैं वो कथा साहित्य लिखती थी। आप एक फेहरिस्त आप बनाइए तो आपको लगेगा कि भाई मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, उनकी बहन जो थी वो अच्छा, उसके बाद गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, आप एक पूरी फेहरिस्त। तो उसमें एक मैं कॉलम लिखता था, उसमें मैंने ये बात जिक्र भी किया कि आखिर स्त्रियां ज्यादातर कथाकार क्यों होती हैं। तो जहां आपको जीवन के दायरे में कैद किया जा रहा है, आपके अनुभवों का विस्तार नहीं हो पाएगा जब आप बाहर नहीं, आज तो लड़कियां बाहर निकल रही, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब एक बंधन था, मैंने कहा जितना ही बंधन होता है उतना ही आत्माभिव्यक्ति और अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति और आत्मविस्तार की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो एक इलाका चुना। आप उर्दू में देखिए, हम लोग मंटो की बात करते हैं, मंटो के समानांतर इस्मत चुगताई का कोई कम मूल्य नहीं है। और चार लेखिकाओं का आप देखिए, कृष्णा सोपती, कुर्तुलैन हैदर और रशीद जहां, जिनका जिक्र प्रायः कम होता है, रशीद जहां, और चौथी मैं भूल रहा हूं, जिनका एक अद्भुत उपन्यास विभाजन के समय पर है, आंगन नाम से है, खलीजा मस्तूर। आप देखिए ये लोग कितना पहले और कितना निर्भय होकर के, और आंगन आपको बताएगा कि कैसे एक निजी अनुभव की संक्षिप्तता में भी कैसे उसे एक औपन्यासिक विस्तार दिया जा सकता है, कैसे एक महाकाव्यात्मक विस्तार दिया जा सकता है। तो ऐसे थे, जैसे अभी एक मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जब हिंदी में, देखिए जिस समाज के बारे में कहता है बंदिशें ज्यादा थी, जब हिंदी में आपको 4 या 2-4 पत्रिकाएं मिलेंगी, उर्दू में करीब सैकड़ों पत्रिकाएं निकलती थी जो स्त्री के अधिकारों को लेकर के सजग थी। और ये वक्त के साथ साथ जो पुरुषों ने लिखा, देखिए जो फर्क का बताया जाता है, जो पुरुषों ने लिखा वो स्त्री एक, उसके पीछे हमें देखना भी पड़ेगा कि जैसे आप जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत मजबूत होती है तो लोगों को लगा, एक मध्य वर्ग, आप उस समय की पत्रिकाओं को पलटिए,
तो लगा कि एक अब वो चूंकि बच्चों को पढ़ाना है तो हमें एक स्त्री, ऐसी स्त्री चाहिए, एक ऐसी स्त्री चाहिए जो बच्चों की एक आधुनिक ढंग की परवरिश कर सके, बच्चों को मॉडर्न बना सके, थोड़ा बहुत शिक्षा दे सके। तो उतनी आजादी, उतनी निर्मित स्त्री की अग्रगामी निर्मित पुरुषों द्वारा, पुरुष प्रधान व्यवस्था द्वारा मुकर्रर की गई, लेकिन उसके आगे न जाए। लेकिन आजादी के बाद जो स्त्री निर्मित होती है और जो असर्ट करती है, अभी उसके लिए संभावनाओं के द्वार उतने नहीं है। लेकिन आप अगर कृष्णा सोपती का 2 कृतियों को अगर आप पढ़ें, 2 कृतियां हैं, एक गुजरात से गुजरात और दूसरी है मार्फत दिल्ली। नई नई दिल्ली बन रही थी, तो दोनों में आप देखेंगे गुजरात से गुजरात में भी कि कैसे एक आधुनिक स्त्री अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने होने के प्रति तत्पर और अपनी तलाश के प्रति भी कैसे वो सजग है। तो एक ऐसी स्त्री की निर्मित हो रही थी। और फिर तो जैसे एक विस्फोटक खजाना ही खुल गया हो। उसी दौर में उषा प्रियमदा ने कहानियां लिखी, उसी दौर में मनु भंडारी ने भी लिखी। लेकिन यह भी आप एक बड़ी अजीब बात मुझे लगती है कि हिंदी में त्रिमूर्तियों का बड़ा चलन रहा है। आप लोगों के विचारधार से ये बात मैं रख रहा हूँ। हिंदी में त्रिमूर्तियों का बड़ा चलन रहा है कि हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए जाएंगे, तो उसमें भी तीनों पुरुष, तब देवियां उसमें नहीं मिलेंगी। छायावाद में एक त्रिमूर्तियां बनाई गई, त्रिमूर्ति बनी, त्रिमूर्ति जयशंकर प्रसाद और निराला जी और पंत जी। क्या महादेवी जी का मूल्य कम था? महादेवी वर्मा का। उसके बाद नई कहानी, आप जिस भाषा में, जिस दौर में कृष्णा सोपती जैसी शख्सियत हो, मनु भंडारी जैसी शख्सियत हो, उषा प्रियमदा हो, लेकिन उसको पूरा हाईजेक किया गया कि क्या त्रिमूर्ति कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। उसके बाद भी आप उसी के समानांतर जो अगली पीढ़ी आती है, उस अगली पीढ़ी में त्रिमूर्ति हो जाएगी ज्ञान रंजन रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह या काशीनाथ सिंह, मान लीजिए कोई बोलेंगे। लेकिन वहां उसी के समानांतर ममता कालिया बेघर उपन्यास, जब किसी के पास उपन्यास नहीं था इनमें, तब ममता कालिया बेघर उपन्यास लेकर के आई थी। मंजुल भगत, अरे ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास आया हुआ था। तो ये एक रहा। लेकिन अब आज देखिए कि जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है, इतनी सारी लेखिकाएं, इतने सारे उपन्यास लेकर के, कहानियां लेकर के, कविताएं लेकर के हमारे यहाँ रच रही हैं, और रच ही नहीं रही हैं बल्कि एक पूरा संसार निर्मित कर रही हैं। तो ये एक हमारी भाषा का, हमारे साहित्यिक समाज का एक विस्तार हुआ। महाश्वेता जी जैसी कौन सी लेखिका हमारे यहाँ मिलेगी जिसने आदिवासी जीवन, संघर्ष, जंगल और तमाम मुद्दों पर उन्होंने एक बड़ा विपुल और सार्थक लेखन किया। कुतुलेन हैदर का आपका दरिया उपन्यास, जो लोग उसके बारे में कहा गया कि ये अगर हिंदुस्तान में मार्केस के टक्कर का कोई उपन्यासकार है तो कुतुलेन हैदर का ये आपका दरिया है, जिसमें कई सौ वर्षों की कहानियां, कथा आपको मिलेगी जो है, और पूरी कलात्मक लय के साथ, जिसे कहते हैं सभ्यता का, जैसे 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में आपको एक सभ्यता की मीमांसा मिलेगी, ऐसे कुतुलेन हैदर के आग का दरिया में मिलेगी। तो ये एक बनता है। आशा पूर्णा देवी का और जीवन भी आप देखें जो उन्होंने लिखा, वो उनको तो पढ़ने से ही वंचित कर दिया गया था। वो भाई को पढ़ते हुए देख करके उन्होंने पढ़ना सीख लिया। और चुपके चुपके अगर आप हमारे समय की जैसे बहुत सारी रचनाकार को देखें,
जो लिख रही हैं लेखिकाएं, तो उन्होंने बगैर किसी शोर शराबे के चुपके लिखना शुरू किया और एक बेहतरीन लेखन उन्होंने उनका सामने आया। कृष्णा जी का जो लेखन रहा है उसमें मुख्य बात जो मुझे लगती कि उनका वो अपने विचारों में प्रायः कहते थे कि ये स्त्री लेखन और पुरुष लेखन का कोई भेद नहीं होना, ये स्त्री लेखन पुरुष लेखन क्या है, साहित्य तो साहित्य होता है। लेकिन उन्होंने चुपचाप बिना कहे, बिना शोर मचाए स्त्रीवाद का या स्त्री विमर्श का शोर मचाए एक ऐसे स्त्री किरदार गढ़े जो अमर हो गए। जैसे सूरजमुखी अंधेरे के जो रत्ती है, आप देखें रत्ती बचपन में ही उसके साथ एक अत्याचार होता है और उसकी स्मृतियां हैं उसको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन रत्ती उससे विचलित भी होती है, लेकिन उस विचलन के बीच अपने अस्तित्व की, अपने होने की और अपने तलाश की एक यात्रा भी करती रहती है। तो एक ऐसा संश्लिष्ट किरदार रत्ती के जरिए जो कृष्णा जी ने रचा, या मित्रों के जरिए, मित्रों कोई उसमें कृष्णा जी के स्त्रीवाद की या स्त्री विमर्श की या उनकी स्त्री केंद्रित रचनाओं की जो विशेषता है कि वो बहुत दुर्विभाजन में नहीं जाती है। जैसे आजकल बहुत फैशनेबल राइटिंग हो रही है स्त्री विमर्श के नाम पर, जिसमें आपको पहली ही पंक्ति में उसमें पता चल जाएगा कि भाई उसमें कोई मेहनत नहीं दिखेगी, बस उसमें स्त्री के प्रति लगाव, उसके प्रति पक्षधरता भी आपको कम मिलेगी बनिस्बत इसके कि सामने एक दुश्मन के रूप में एक पुरुष सत्ता को खड़ा किया जाएगा, और वो भी बड़े ही स्थूल रूप में। कृष्णा जी की विशेषता ये है कि उनके पूरे लेखन में एक स्त्री की आकांक्षा, और खास तौर पर जिस पर किसी ने उंगली नहीं रखी थी, उसकी एक सेक्सुअलिटी के प्रति जो है उस मुद्दे को कृष्णा जी ने उठाया, और मुझे नहीं लगता कि उनके पहले हमारे यहाँ किसी रचनाकार ने उठाया। तो उसको उठाती तो हैं, लेकिन उनके लिए उपन्यास एक अपने विचार की, अपनी स्त्री की पक्षधरता की अभिव्यक्ति के साथ साथ एक कला रूप भी था। उन्होंने इसीलिए उसको एक विहंगम परिप्रेक्ष्य में एक स्त्री को देखा कृष्णा जी ने, और देखा और रचा। तो वो उनकी भाषा जिसकी तरफ अभी अनामिका जी ने, आप जरा जो फैशनेबल राइटिंग अगर के तहत जो रचनाएं लिखी जा रही हैं उसमें भाषा की कोई अवधारणा या भाषा पर क्या मशक्कत होती है, या भाषा ही आपके विषय वस्तु की काया होती है या उसका पहनावा होती है, तो ये कोई मशक्कत आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन कृष्णा जी ने एक ऐसा, आप उसे उपन्यास की कसौटी पर भी आप कसें या एक विचार की कसौटी पर कसें, दोनों में ही वो एक विरल रचनाशीलता के दृष्टांत के रूप में उभरती है। और वही कृष्णा जी की बात तो अलग है। जैसे आप स्त्री को, अभी बात हुई कि नहीं साहब स्त्री लेखन और पुरुष लेखन, फर्क आता है उसके। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक महत्वाकांक्षी स्त्री का आख्यान, एक स्त्री जो छोटे वर्ग की है लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और उसको बीच में मिली हुई सफलताएं भी उसे आगे बढ़ाती हैं। इसी थीम पर लगभग आपको हिंदी में 2 उपन्यास मिलेंगे। एक चित्रा मुदगल का आवा, और दूसरा जिसमें ट्रेन में चलते हुए एक गरीब घर की लड़की है वो, और उसको एक कोई मिलती हैं जो उसे एक मॉडल के तौर पर आगे बढ़ाती हैं, फिर कैसे कैसे उसका होता है। दूसरा उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए का उपन्यास का, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास, जहां सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास अंततः एक स्त्री के प्रति देश में, यानी जो उनका नायक हर्ष नाम है शायद उसके प्रति एक, जैसे उसकी तबाही के जिम्मेदार के रूप में वर्षा वशिष्ठ को ठहराता। वर्षा वशिष्ठ नाम है ना,
हाँ, वर्षा वशिष्ठ को ठहराता है, हाँ? हाँ, शिल्पी तो उसको ठहराता है। वहीं ठीक उसके समानांतर आप चित्रा मुद्गल के उपन्यास को आप देखें। चित्रा मुद्गल के उपन्यास में वो उसकी एक अनथक यात्रा, जब वो एक जिसे कहते हैं किराए की कोंप के रूप में आती है और जनसी है, फिर कैसे उसको फिर मक्खी की तरफ फेंक दिया जाता है, उसको फिर उसी जीवन में धकेल दिया जाता है। तो चित्रा मुद्गल का उपन्यास एक, अब आप देखिए एक ही लगभग भावभूमि पर लिखने के बावजूद कैसे दो अलग अलग दृष्टियों के उपन्यास हो जाते हैं। तो ये ठीक है कि पराई पीड़ा, क्योंकि एक अनुभूति से कभी भी एक बड़ा उपन्यास नहीं लिखा जा सकता है। आपके पास केवल, तो आपको अवतरित होना पड़ता है दूसरी अनुभूति में भी। जैसे एक उपन्यास, कविता तो लिखी जा सकती है एक अनुभूति से, लेकिन जहां उपन्यास आप एक जीवन रचते हो, तो जीवन में समानांतर अंतर क्रिया करते हुए बहुत सारे लोग होते हैं। भाई प्रेमचंद ने जब लिखा तो वो पंडित क्या नाम उसका, बहरहाल, तो प्रेमचंद ने जब लिखा तो वो जो दलित स्त्री है, जो पंडित जी के यहाँ हड्डी के मुंह में डाली जाती है, सिलिया, तो उन्होंने वो सिलिया के रूप में भी, सिलिया में भी अवतरित हुए प्रेमचंद। होरी भी बने प्रेमचंद, और मेहता साहब भी बने, और खन्ना भी बने प्रेमचंद, गोबर भी बने प्रेमचंद। तो एक, चूंकि आप अंतर क्रिया, जब तक आप एक ही पक्ष के यथार्थ को जानेंगे, एक ही पक्ष के मनोविज्ञान को जानेंगे, तब तक आप दूसरे पक्ष, चूंकि उसके बिना इनकम्प्लीट होगा उपन्यास। ये कोई कहानी आप लिखते हैं, मान लीजिए प्रेमचंद ने सदगति कहानी लिखी, तो एक के बगैर जब तक आप उसका भी बिहेवियर, उसका रहन सहन, यानी उसका भी एक समाज विज्ञान जब तक आपको नहीं पता होगा, तब तक आप एक मुकम्मल रचना नहीं लिख सकते हैं। तो कृष्णा जी का ये विशेषता रही कि जहां वो एक स्त्री के पक्ष का, वहीं वो पुरुष मनोविज्ञान का भी, या पुरुषों के, उसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण जो है यारों के यार मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई, चौंक जाएंगे आपकी, भाई ये जो उनका दफ्तर का वातावरण, बोल चाल, रहन सहन, घूस पात, या जैसे वो सरदार जी उसमें आते हैं और जो स्टेनो है उससे जिस तरह बातचीत करते हैं, वैसे एक लंपट और एक दलाल जो पुरुष रहते हैं, कैसे किस तरह करते हैं कोशिश, ये सब उन्होंने रचा है। और आज इन सारे महाश्वेता जी, कुतुलेन हैदर, इस्मत चुगताई, इन सब लोगों के लेखन की परंपरा में आप बड़ा, आपको सुखद अनुभूति होगी कि बहुत सारे स्त्री कथाकार, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो स्त्री कथाकार ही हैं। अगर आप वो 80% जो श्रेष्ठ उपन्यास मिलेंगे, वो सब स्त्रियों द्वारा लिखे गए मिलेंगे। एक पिछले 25, 30, 40 साल के भीतर अगर आप वक्त को की गवाही लें तो। और ये आखिर कैसे संभव हुआ? मैं गीतांजलि श्री के रेत समाधि उपन्यास की बात करना चाहता हूँ, और उसी के रेत समाधि के पहले आप उसको भी हमें याद करना चाहिए, कृष्णा जी की ही रचना ऐ लड़की को भी याद करिए। ऐ लड़की के में एक माँ जो मृत्यु के कगार पर है और उसकी बेटी है, दोनों के बीच संवादों से बुनी गई रचना है ऐ लड़की जो है। कृष्णा जी की कई रचनाएं हैं जो छपती, पत्रिका में छपती थी कहानी के रूप में, और पुस्तिकाकार आती थी उपन्यास के रूप में। तो आप उपन्यास माने या कहानी माने, जो भी उसे, तो उसमें एक मृत्यु के कगार पर कैसे एक जीवन का जश्न मनाया जा रहा है, और अपनी बेटी को वो सीख देती है, बेटी भी शामिल है संवाद में। इसके जरिए जीवन के महत्व को, मृत्यु के क्षण में कैसे जीवन को याद किया जाएगा। आप बड़ी आसानी से एक कह सकते हैं कि एक माँ बेटी दोनों स्त्रियां हैं, तो एक स्त्री का पाठ उसमें हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वह भी हो रहा है, लेकिन उसी के समानांतर
वो जीवन का भी पाठ हो रहा है, जीवन का जश्न मनाया जा रहा है। मृत्यु के खौफ को, जो मनुष्यता की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी आकांक्षा भी हो सकती है कि मृत्यु के खौफ को पराजित किया जाए, उस पराजय की निर्मित की जा रही है। और उसी कड़ी में आप देखें, रेत समाधि में भी एक बूढ़ी माँ और उसकी बेटी की कहानी है उस उपन्यास में। और उस उपन्यास में एक पद आता है, बार बार आता है उसमें, कि वो बीमार है माँ और लगभग जीवन से निरपेक्ष हो चुकी है। जब वो कहते हैं ना कि वो पीठ करके और दीवार की तरफ देखती रहती है, तो एक ऐसी स्थिति में स्त्री उस उपन्यास में पहुंच चुकी है। तो वहां से फिर बेटी उसकी परवरिश करती है और उसे सेवा से, बातों से, अपने प्यार से, अपने सम्मान से एक जीवन में वापस ले आती है, जो विमुख हो चुकी थी जीवन से। वहां माँ बता रही है, यहाँ बेटी उसे वापस लाती है, फिर जीवन में गहरे धंसाती है अपनी माँ को जो है। और उसी प्रक्रिया में एक जगह आया है, वो कहता है कि माँ नई हो रही थी, माँ नई हो रही थी और उस नई का जो लय जोड़ा है, नहीं से जोड़ा। तो स्त्रियों ने जिस दिन नहीं कहना शुरू किया, ये नहीं के महत्व को जाना, नो कहना सीखा, उसी दिन से एक नई स्त्री का जन्म होता है, आधुनिक स्त्री का जो है। और उसी आधुनिक स्त्री की गाथा, उसी आधुनिक स्त्री का आख्यान कृष्णा जी करती रही, उसी आधुनिक स्त्री का आख्यान गीतांजलि श्री रच रही हैं, उसी आधुनिक स्त्री की कहानी जो है अलका सरावगी भी रच रही हैं। और अनामिका जी के उपन्यासों में परिवेश भले कई बार पुराना होता है और नया भी मिलाती हैं उसमें, लेकिन यह भी रच रही हैं उसमें एक आधुनिक, जिसको नहीं कहने की शक्ति जिसकी अर्जित की अपने संघर्ष से, अपने विवेक से और अपने अनुभव बोध से। तो ये पूरा जो समुच्चय बनता है भारतीय उपन्यास और स्त्री का, और एक आधुनिक स्त्री का, और समकालीन लेखन जिसकी जड़ें अपने पुरखों की रचनाओं तक फैली, वहां से अपनी शक्ति ग्रहण करती हैं। तो ये कुल मिला करके एक हम सुखद मुहाने पर हैं। बस उसमें इतना ही विवेक हमको आजमाना होगा या ध्यान रखना होगा कि एक साहित्य जो है कि वो एक, जिसे कहती हैं अनामिका जी ने कहा कि भाई वो कोई घृणा और दुर्विभाजन से आप अनुभव एक सही अनुभव तक या सही सत्य तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। वो एक गुत्थम गुत्था होता है, कई लेयर्स होते हैं उपन्यास में अनुभव के, सत्य के, तो उनको पहचानना होगा। और तब जो आख्यान सामने आता है, जिसके बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, तब वह एक सही औपन्यासिक कृति या आख्यान बनता है। और हमें उसी दिशा में बढ़ना होगा और रचना होगा। शुक्रिया।